समहाउ मुझे हार्ट इतना फैसिनेटिंग लगता है। मैंने इसको हमेशा प्यार से पढ़ा है, कह सकते हैं। इंडिया में हर 10 सेकंड में एक हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड डेथ होती है। 45 लाख डेथ्स इंडिया में उस साल के अंदर हार्ट अटैक से की वजह से हुई थी, हार्ट या हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण। वर्ल्ड वाइड हर 6 सेकंड में एक कार्डियक डेथ है और इंडिया में हर 10 सेकंड्स में एक कार्डियक डेथ हो रही है। पापा को डिजीज है या मेरे दादा को डिजीज है, हार्ट मेरे में आने के कितने %? तो जैसे हम बोलते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली यंग हो, आप सिर्फ नंबर्स में यंग होते हो। यू आर नेवर टू बिजी एक्चुअली। आपकी हर चीज़ प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी। योगा पसंद हो, जिम में जाकर कार्डियो करना पसंद हो, स्मोकिंग से 3 to 10 टाइम्स हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। मतलब मान लो आप एक दिन 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हैं, दोनों में ही आप 8 घंटे सोए, लेकिन आपका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फिक्स नहीं है। कोई व्यक्ति खुद से स्मोक नहीं कर रहा, पर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है जो खुद स्मोक कर रहे हैं, उन दोनों में बराबर रिस्क है। वाइन पियोगे तो ये हार्ट के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है, मॉडरेट अमाउंट में। हार्ट अटैक की रिस्क यंग फीमेल से मेल्स के कंपैरिजन में कम होती है। हाइपरटेंशन को लोग बीमारी नहीं मानते। हार्ट अटैक के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं हार्ट के अंदर? ये जॉ लाइन से लेके नाभि तक के बीच में किसी भी एरिया में ये दर्द हो सकता है। रिलेशनशिप और हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन आपस में? ब्रेकअप होता है तो दिल टूट गया। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, अगर इसके अंदर हमने 6 मिनट में कुछ नहीं किया, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई बंद है, 6 मिनट में आपका ब्रेन डेड हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हेल्दी ड्रिंक हमारे लिए वाटर होता है, को ना छोड़ें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई हैव जस्ट वर्क ऑन समथिंग व्हिच आई लव, और फॉर द ऑडियंस डी डिस्टिंक्शन होता है बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल मेहमान है। इन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट, MD में टॉपर और DM कार्डियोलॉजिस्ट। PGI चंडीगढ़ से इन्होंने DM कार्डियोलॉजिस्ट कंप्लीट किया। एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और एग्जिट में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की। और इतना ही नहीं, ये इंडिया के सबसे कम उम्र में बनने वाले कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका नाम है डॉक्टर सोमेता सोमेंद्र शर्मा। तो उनका वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, आपसे मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री राम जी, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इंडिया में सबसे यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आप। घर वालों की इच्छा थी आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनाना, या फिर आपकी खुद की इच्छा थी, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इससे मेडिकल फील्ड से था? एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी दूर दूर तक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। बचपन से ही मुझे हार्ट से रिलेटेड बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हार्ट और हार्ट से संबंधित नाड़ियाँ और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मुझे शुरू से बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो इनफैक्ट बहुत अर्ली चाइल्डहुड से ही जब भी कोई मुझसे पूछता था कि आपको आगे जाकर क्या बनना है, जो जनरली इंडिया में बहुत कॉमन सवाल हर बच्चे से हर जना आके पूछता है, तो मैं शुरू से ये कहती थी कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। यूजुअली किसी बच्चे को डॉक्टर बनना होता है तो वो बोलता है हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन बचपन से ही समहाउ मुझे हार्ट इतना फैसिनेटिंग लगता था कि मेरा माइंड हमेशा से फिक्स था कि हाँ मुझे बड़े होकर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। ऑल्दो मुझे पूरी प्रोसेस नहीं पता थी कि पहले MBBS होता है, फिर MD होता है, फिर DM होता है, हर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आप एक्चुअली प्रैक्टिस में आते हो। लेकिन क्योंकि मुझे कार्डियोलॉजी हमेशा से एक आर्ट लगती है, तो मैं उस आर्ट को शुरू से ही एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए मैं इसकी तरफ इतना इंक्लाइंड थी। जब आप कॉलेज में एडमिशन लिया आपने MBBS की, तो वहाँ पे आप टॉपर थे, सब में आपके DD लगा हुआ। उसके बाद में आपने MD की, वहाँ पे आप टॉपर थे। आपने DM करने के लिए एडमिशन लिया, तब आपकी फ़र्स्ट रैंक थी। वहाँ से बाहर आपने एग्जिट किया, तब आपकी फ़र्स्ट रैंक थी। तो आप बचपन से इंटेलिजेंट हो? आई थिंक इंटेलिजेंट शब्द थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। आई थिंक मैं शुरू से इस फील्ड को लेके काफ़ी क्यूरियस थी, तो हमेशा मेरा एक इंटरेस्ट रहता था। मैंने इसको हमेशा प्यार से पढ़ा है, कह सकते हैं। इसलिए आई थिंक इसको अचीवमेंट ना मान करके मैं कहती हूँ कि मतलब आई हैव जस्ट वर्कड ऑन समथिंग विच आई लव। तो इसलिए समहाउ इट वर्कड इन अ वे कि हर चीज़ में ऐसा एक्सेलेंस मिलता रहा। और फॉर द ऑडियंस डी डिस्टिंक्शन होता है बता देती हूँ, लोगों को लगे व्हाट इज़ डी। मैम, आज अपन हार्ट के बारे में बात करेंगे। जो बीमारियाँ कॉमन होती है, आप डेली रूटीन में देखते हो, तो आपके सामने कौन कौन सी बीमारी आती है? यूजुअली जो हम OPD में देखते हैं, मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो ऐसे कार्डियक सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे छाती में भारीपन होना, सांस फूलना, या फिर जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां उनके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनको लेकर आते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़। तो मोस्टली इसी प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। छाती में दर्द होना कोई भी भारी काम करने पर, या फिर सांस फूलना, बॉडी में किसी प्रकार से सूजन आना, यूजुअली पैरों से स्टार्ट होती है, या धड़कन ऊपर नीचे होना, अचानक बढ़ जाना,
या अनियमित होना, इरेगुलर हो जाना, जिसको हम अरिथमिया कहते हैं, ये मोटे मोटे तौर पे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। ग्लोबली WHO का डेटा ऐसे कहता है 1,42,00,000 डेथ पर ईयर होती है हार्ट डिजीज़ की वजह से। क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल। हार्ट डिजीज़ वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। अगर हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसके अंदर स्ट्रोक भी आता है, यानी कि मस्तिष्कघात, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक मिला करके वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डेथ्स इन्हीं दोनों कारणों के वजह से होती हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। इंडिया में हर 10 सेकंड में एक हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड डेथ होती है। तो ओवरऑल अराउंड 2022 का ये डेटा है कि 45 लाख डेथ्स इंडिया में उस साल के अंदर हार्ट अटैक से की वजह से हुई थी, हार्ट या हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया था कि प्रत्येक 6 सेकंड के अंदर एक डेथ होती है कार्डियक की वजह से, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। ये भी सच है? जी बिल्कुल सच है। वर्ल्ड वाइड हर 6 सेकंड में एक कार्डियक डेथ है और इंडिया में हर 10 सेकंड्स में एक कार्डियक डेथ हो रही है। तो इसकी मेन कॉज क्या है? एक्चुअली हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मतलब एक कारण नहीं है जिसको ट्रीट किया जाए और हार्ट की बीमारी ठीक हो जाए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी जेनेटिक्स भी होती है। इंडिया में हार्ट डिजीज़ेस इतनी राइज पे भी इसलिए हैं और ज़्यादा शुरू से ही ज़्यादा इससे मिलती हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशियन एथनिसिटी हैं। मतलब कंपेयर टू वेस्ट कॉकेशियंस हैं, जहाँ पर हम लोग साउथ ईस्ट एशियंस कहलाते हैं। हम में जेनेटिकली भी ज़्यादा हार्ट की बीमारियाँ होने के लिए हम प्रोन होते हैं। वहाँ जैसे कि अगर मान लीजिए कि वेस्ट में अगर हार्ट से संबंधित बीमारी 70-75 ईयर्स पे दिख रही है, तो हमारे यहाँ 10 साल पहले वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अच्छा। मतलब जो हम एशिया में हैं, एशिया के जिस भाग के अंदर हैं, हमारी एथनिसिटी, हमारी जीन्स इस प्रकार की हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कॉकेशियंस को देखते हैं हम, अगर वहाँ पे कोई ओबीस है, मोटा है, तो वो मोटापा थ्रू आउट बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाथ भी मोटे हैं, पैर भी मोटे हैं, चेस्ट भी मोटा है। लेकिन हमारे हम देखते हैं कि इवन पतला सा इंसान है लेकिन उसकी टमी है, विसरल फैट है, तौंदाई हुई है। तो ये जो विसरल फैट होता है, ये भी जेनेटिक्स की वजह से ही है। हमारी जीन्स इस प्रकार के फ़ैट को प्रमोट करती हैं और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस के लिए। जेनेटिक्स के अलावा ऑब्वियसली लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। हम एक, आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट। तो वो एक्चुअली सच है, बिल्कुल सच बात है। हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। मतलब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तला हुआ भुना हुआ चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, नमक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी पैकेज्ड फूड है जो बहुत टाइम से बना हुआ है उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं, ये सब, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली जा कर के आपकी चर्बियों के, आपकी नाड़ियों के अंदर चर्बी डिपॉजिट करती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक में रिजल्ट करता है। फिर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। आजकल की मोस्टली जॉब जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, हम बैठे रहते हैं सारा वर्क ड्यूरेशन के दौरान, जितना भी ऑफिस आवर्स हैं हम बैठे हुए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं जो हार्ट डिजीज़ को आगे बढ़ाती हैं। आपने अभी जेनेटिक्स की बात की, तो जेनेटिक्स में जैसे मेरे पापा को डिजीज़ है या मेरे दादा को डिजीज़ है हार्ट की, तो मेरे में आने के कितने % चांस है उसके? देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत फिक्स्ड नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फादर के अंदर हार्ट की बीमारी हो तो वो आपके अंदर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो आ सकती है। अच्छा। तो हमें शुरू से ही प्रिकॉशन लेके चलना है। इसका एक फ़िक्स नंबर में आंसर नहीं है कि आप में इतनी % चांस है। हो सकता है कि आपके एक ब्रदर हों, एक सिस्टर हों, तो हो सकता है आपने वो जीन्स अपने फादर से इनहेरिट ना की हों, लेकिन आपके ब्रदर में या आपके सिस्टर में वो आई हों, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जीन्स आपके फादर मदर दोनों साइड से आते हैं। तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, 1-2 जनरेशन्स में हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ रही हैं, तो आगे जा कर के वो नेक्स्ट जनरेशन में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। इसलिए हमें शुरू से अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो हम खुद कंट्रोल कर सकें, जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो मॉडिफाइबल हैं, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमारी जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी एज को हम चेंज नहीं कर सकते। एज भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि एज भी 2 प्रकार की होती हैं, एक बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल। दोनों के बारे में थोड़ा वो समझाओ। हाँ, तो बायोलॉजिकल का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को किस प्रकार से ट्रीट किया है। क्रोनोलॉजी शब्द का मतलब होता है नंबर,
जैसे अगर मान लीजिए कि मैं 30 इयर्स की हूँ, तो ये मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी कि मतलब कि मेरा बर्थ से लेकर अभी तक के जो जितने ईयर्स मेरी लाइफ के स्पेंड हो गए हैं वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बायोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को किस प्रकार से ट्रीट किया है, आपका लाइफस्टाइल अगर हेल्दी है, आपके कोई बुरी हैबिट्स नहीं, आप स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर का अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छी स्लीप साइकिल है, तो आपकी बायोलॉजिकल एज हो सकता है आपकी क्रोनोलॉजिकल यानी नंबर वाली एज से कम हो या फिर उतनी ही हो। इसका ऑपोजिट ट्रू है। अगर आप स्मोक करते हो, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम की, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है, कम ड्यूरेशन के लिए सो रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो हो सकता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 30 ईयर्स हो पर बायोलॉजिकल 50 ईयर्स हो। तो जैसे हम बोलते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली यंग हो, आप सिर्फ नंबर्स में यंग होते हो। ओके, आपने भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात की, तो उनमें कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या करना चाहिए कि हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो? जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप एटलीस्ट वीक में 5 डेज़ 30 to 35 मिनट्स जो है एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। एरोबिक का मतलब होता है जिसमें आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे कि आप फास्ट वॉक कर सकते हो या फिर जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, किसी भी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट्स हमें सबको एक शेड्यूल बना करके ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मसल ट्रेनिंग जो होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उससे भी आपका फ़ैट लॉस होता है जो अल्टीमेटली कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो हमें सबको एक प्लेज लेना चाहिए। हम सबको लगता है कि भाई लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, आजकल सब कुछ बहुत जल्दी करना होता है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन यू आर नेवर टू बिजी एक्चुअली। आपकी हर चीज़ प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो हम सबको ही, चाहे आप कितने बिजी हो, आपका काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें और सब लोग को प्लेज लेना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए 30 मिनट ये मेरे फिक्स्ड हैं, मुझे इसको अपनी बॉडी के लिए देना है, और फिज़िकल एक्टिविटी कोई ना कोई करनी है, जो भी आपको पसंद हो, योगा पसंद हो, जिम में जाकर कार्डियो करना पसंद हो, मसल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी पसंद हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें एरोबिक एक्सरसाइज मिक्स करनी चाहिए। जैसे लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें स्मोकिंग रही, इसका इफेक्ट आता है हार्ट पे? स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेस का। स्मोकिंग से 3 to 10 टाइम्स हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्मोक करता है और कोई नहीं करता, तो जो व्यक्ति स्मोक करता है, अगर दोनों में और सारे फैक्टर्स सेम है, बराबर सेम खाना खाते हैं, बराबर एक्सरसाइज करते हैं, फैमिली हिस्ट्री सेम है, लेकिन जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है वो हमेशा 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे रहेगा हार्ट अटैक की। और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, जो मस्तिष्कघात हम बोलते हैं। हाथों पैरों की जो नाड़ियाँ हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे गैंग्रीन हो सकता है। और बाकी सभी जानते हैं, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, बहुत सारे कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। तो स्मोकिंग शुड बी एन एब्सोल्यूट नो। और स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप एक्चुअली हमारी बॉडी का रीजनरेशन ही होता है। आप रात को सोते हो तो जितने भी आपके एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आप सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है और आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए खुद को तैयार कर रही है। अगर किसी प्रकार से आपकी स्लीप जो है वो हैम्पर्ड है, आपकी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है। एक चीज़ ये होती है स्लीप हाइजीन, हम सब हैंड हाइजीन वगैरह तो सब जानते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि हम सब बोलते हैं 6 to 8 आवर्स स्लीप हमें रोज़ चाहिए। ये तो एक पॉइंट है ही है, इतनी स्लीप हमें ज़रूर चाहिए, लेकिन एक स्लीप साइकिल भी फिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब मान लो आप एक दिन 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, नेक्स्ट डे आप 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हैं, दोनों में ही आप 8 घंटे सोए, लेकिन आपका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप फिक्स नहीं है। एक दिन आप पहले सो रहे हो, एक दिन बाद में सो रहे हो, तो उसमें आपको एडिक्वेट रेस्ट और जो भी बॉडी को रेजुविनेशन चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो इससे आपका स्लीप हाइजीन फिक्स्ड होना चाहिए, स्लीप साइकिल फिक्स्ड होनी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, जो सारा जो स्ट्रेस है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने स्मोकिंग की बात की। स्मोकिंग में एक तो जो लोग हुक्का लेते हैं, जो वेपिंग करते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? एक ही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि हुक्का जो पब्लिक, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कुछ जगह ये लीगल है, तो वहाँ पे लोग हुक्का पीते हैं और बोलते हैं ये तो रिलेटिवली सेफ़ है सिगरेट स्मोकिंग से, बीड़ी स्मोकिंग से, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें निकोटीन तो होता ही होता है जो हमारी आर्टरीज़ के लिए, लंग्स के लिए ख़राब है। इसके अलावा उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग है।
तो उसका उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे ही वेपिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ये मिथ है कि वेपिंग और हुक्का स्मोकिंग जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से सेफ़ है। और दूसरी बात, क्योंकि आप इसको पब्लिक प्लेस में करते हो तो आसपास के जने जो खुद भी स्मोक नहीं करना चाहते उन तक भी ये स्मोक जाती है। और पैसिव स्मोकिंग यानी कि कोई व्यक्ति खुद से स्मोक नहीं कर रहा पर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है जो खुद स्मोक कर रहे हैं, उन दोनों में बराबर रिस्क है। जैसे भी मैं स्मोक नहीं कर रहा, मेरा दोस्त कर रहा है, मैं उसके साइड में बैठा हूँ, तो मेरे तो बराबर रिस्क आप है। में भी उतना ही रिस्क है जितना आपके फ्रेंड को है। तो इसलिए जो स्मोक करते हैं उनको आप रोकिए भी और खुद भी उनके साथ ना बैठें। नहीं तो लेकिन जो ये वेपिंग और ये जो हुक्का पीते हैं लोग, ये सिगरेट से सेफ कैसे हैं? लोग जो इनको सेफ मानते हैं, सेफ कैसे मानते नहीं, हैं ये इनको? सिर्फ एक ट्रेंड है, ये सेफ़ नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि ये और भी हार्मफुल हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कि एक्चुअली सिगरेट से भी ज़्यादा डेंजरस हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड को प्रमोट करने के लिए बस ये बोला जाता है कि ये सेफ़ है, वैसे ये सेफ़र ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। और एल्कोहलिंग हार्ट के लिए डेंजर है? अल्कोहल भी बिल्कुल हार्ट के लिए डेंजरस है। एक्चुअली एक बहुत पुराना टर्म है फ्रेंच पैराडॉक्स, जिसकी क्या वजह से मतलब इसका? हाँ जी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता था कि आप वाइन पियोगे तो ये हार्ट के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है मॉडरेट अमाउंट में। तो ये एक्चुअली फ्रेंच में मतलब फ्रेंच पॉपुलेशन की एक स्टडी थी जिसके अंदर उधर देखा गया कि मॉडरेट अमाउंट में वो वाइन पीते हैं, थोड़ा सा फैटी डाइट भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो कम है। लेकिन पहली बात तो ये है कि वो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब होता है कि जिसको बस हमने ऐसे कुछ पॉपुलेशन ली और उसको ओवर टाइम ऑब्जर्व किया और हमने अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये आगे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अलग अलग पॉपुलेशंस में स्टडी नहीं की गई है। स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जिसमें हम आते हैं, उनमें इसका कोई डेटा नहीं है। हमारा वेदर भी उनसे बिल्कुल अलग है, क्लाइमेट बिल्कुल अलग है उनसे। तो हमारी बॉडी अल्कोहल को लेके कैसा रिएक्ट करती है, वो उनकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है उससे अलग होगा। दूसरी बात कि वहाँ पे जब इसको आगे एनालाइज किया गया फ्रेंच पैराडॉक्स को, तो उन्होंने देखा कि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, डाइट में और भी ऐसे कुछ कंपोनेंट्स थे जो हार्ट के लिए अच्छे होते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां सारी मल्टीफैक्टोरियल हैं, तो हम एक फैक्टर को लेके ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो वाइन मॉडरेट अमाउंट में पीते थे तो वाइन उनके लिए हेल्दी है। ये आगे की स्टडीज़ में प्रूव हो गया कि अल्कोहल किसी भी अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी प्रकार का अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल अल्कोहल ना लें। अगर जो पहले से अल्कोहल लेते हैं तो उनमें भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि इतना वॉल्यूम पे आप कट डाउन कर दें, पर फिर भी बेटर ये है कि हम ले ही ना। लेकिन वाइन के लिए तो लोग ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये तो बढ़िया रहती है, हाँ, हेल्दी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सर्ट्यूइन बोलते हैं जो एंटी एजिंग होता है, तो फीमेल्स को बहुत अपीलिंग भी लगता है, लेकिन ये भी हार्ट के लिए हार्मफुल ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और भी चीज़ों में हैं, ग्रीन टी के अंदर हैं, कॉफ़ी के अंदर हैं, तो बेटर है कि हम वो चीज़ें लें जिसके अंदर और बुरे तत्व ना हों। और इसके अलावा जैसे आपने अभी एज की बात की, फीमेल्स की बात की, तो फीमेल्स और मेल में दोनों में कहीं इनके डिफरेंस है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के? जी, कुछ हद तक। पहली बात तो जनरल पॉपुलेशन में एक जो हार्ट को लेके कंसेप्ट है वो ये है कि हार्ट डिजीज़ हार्ट अटैक ही होता है। तो हार्ट की बीमारियाँ और भी प्रकार की होती हैं। हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट हमारी एक पंपिंग मशीन है, एक तरीके से समझा जा सकता है, एक स्पेशल मसल है जो बॉडी से ब्लड रिसीव करती है, उस ब्लड को लंग्स में फेंकती है, लंग्स उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन दे देता है और फिर हार्ट को वापस दे देता है, फिर हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को वो ब्लड सप्लाई कर देता है। तो इस प्रकार से हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करती है जो बॉडी से दूषित ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और वापस बॉडी को ऑक्सीजनेटेड यानी कि अच्छा ब्लड दे देती है, प्योरीफाइड ब्लड दे देती है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर जो है उससे मसल तो है ही है, उसके अलावा नाड़ियाँ हैं, मतलब हार्ट को खुद को भी तो पंप करने के लिए कोई एनर्जी सप्लाई चाहिए, तो हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो नाड़ियाँ हैं उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए, चर्बी जम जाए, कैल्शियम जम जाए, जिसकी वजह से हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। ओवर टाइम ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और पेशेंट को चेस्ट पेन होता है कोई भारी काम करने पे, एक्सर्शन करने पे, तो उसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर सडनली ये क्रिटिकली ब्लॉक हो जाए, 100% ब्लॉक हो जाए और बैठे बैठे व्यक्ति को छाती में दर्द हो जाए, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जो पब्लिक को जनरली पता होती है, जिसको हम पब्लिक जनरली हार्ट अटैक बोलती है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हार्ट की मसल डैमेज की वजह से भी हो सकती हैं।
मसल डैमेज हार्ट अटैक से भी हो सकता है कि एक अचानक ब्लड सप्लाई बंद हुआ और वो एरिया जो उस ब्लड वेसल से सप्लाई होता था वो परमानेंटली डैमेज हो गया। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं। इन्फेक्शंस के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपकी हार्ट की मसल वीक हो जाए। अगर हार्ट की मसल वीक हो जाती है तो पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सूजन, सांस फूलने की तकलीफ हो। तीसरी चीज़ होती है हार्ट का इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम सब जानते हैं ईसीजी क्या होती है, उसमें हमारी सारा हार्ट बीट्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है। हम कहते हैं हमारा नॉर्मली धड़कन जो है 60 to 80 बीट्स पर मिनट धड़कता है दिल, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। उसमें कुछ भी दिक्कत होती है, डिसरप्शन होता है, उसको हम अरिदमिया कहते हैं, यानी रिदम डिस्टर्बेंस हो गई हार्ट की। तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं। तो अगर हम मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें तो हार्ट अटैक की रिस्क यंग फीमेल से मेल्स के कंपैरिजन में कम होती है अप टू अ पर्टिकुलर एज, जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आता, मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, क्योंकि उस दौरान उनकी बॉडी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है जो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन है। मतलब ईस्ट्रोजन जो है हमारी हार्ट की नाड़ियों के लिए प्रोटेक्टिव रहता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन एक बार एक फ़ीमेल मीनोपॉज क्रॉस कर लेती है तो सेम एज के मेल के हिसाब से दोनों में हार्ट की बीमारी यानी हार्ट अटैक की रिस्क सिमिलर ही होती है। और बाकी जो बीमारियां हैं, रिदम डिस्टर्बेंसेस या फिर हार्ट की मसल से संबंधित बीमारियां, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेल्स और फीमेल से होता नहीं है। और वहीं अगर किसी यंग फीमेल में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ भी बुरी हैबिट्स, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, तो वो भी एक हायर रिस्क पे रहते हैं हार्ट अटैक के। शुगर के लिए लोग कहते हैं कि शुगर कट आउट करना चाहिए बॉडी के लिए, क्योंकि वो भी हार्ट के लिए डेंजर होती है। क्या ये भी सच है? हाँ, शुगर एक्चुअली आई थिंक अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको खाने में से क्या निकाल देना चाहिए, बिल्कुल तो वो शुगर ही है। आई थिंक एक पर्टिकुलर एज के बाद सबको अपना शुगर कट डाउन कर देना चाहिए, और जो भी डायबिटिक लोग हैं उन्हें तो कट ऑफ ख़त्म ही कर देना चाहिए। शुगर, स्पेशली जो रिफाइंड शुगर होती है, वो हमारी बॉडी में जाती है, वो एक क्विक सोर्स ऑफ कैलोरीज़ है, और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं होता, वो फैट के अंदर स्टोर हो जाता है। वही चीज़ हमारी कोरोनरी आर्टरीज यानी हार्ट की नाड़ियों में जाके चर्बी, प्लाक डिपॉजिट करती है। तो शुगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इसी कारण से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम CAD इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इक्विवेलेंट। मतलब आपको डायबिटीज़ है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट हार्ट के मरीज़ के बराबर ही हो। अच्छा। और 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा रिस्क हार्ट अटैक की रहती है डायबिटिक पेशेंट्स में कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। लेकिन जो पहले के लोग थे वो तो सब कुछ खाते थे, कोई शुगर कट आउट नहीं करते थे, फिर उनके तो कोई बीमारी कभी होती नहीं थी कंपेयर टू आज के लोगों में। ऐसा क्यों? आई थिंक थोड़ा सा डाइट में डिफरेंस है। शुगर खाते थे, गुड़ खाते थे, लेकिन हमारी जो आजकल सोर्सेज ऑफ शुगर हैं वो बहुत ही इंस्टेंट सोर्सेज हैं। मतलब आप वो चीज़ लेते हो और तुरंत बॉडी में स्पाइक ऑफ शुगर होता है। जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, या जैसे वो लोग शुगर खाते थे किसी मिठाई के फॉर्म में, हम लोग जो खाते हैं पेस्ट्रीज़ या कुछ भी ले रहे हैं, उसके साथ ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप जलेबी खाते हो, वो जलेबी सेम ही तेल में बार बार तली जा रही है, वो तेल चेंज नहीं होता। बड़ी कढ़ाई होती है, तेल दिन भर वही उसी तेल में बार बार जलेबी या कुछ भी तला जा रहा है। जो तेल बार बार हीट अप हो रहा है, वो ट्रांस फैटी एसिड का बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो वो एक्सट्रीमली हार्मफुल है। दूसरा कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे प्रायर जनरेशन्स हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमसे बहुत ज़्यादा थी, हमारी इतनी नहीं। हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उनसे डिफरेंट है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव थे, हम इतने नहीं हैं। हम मुश्किल से जिम में, कुछ लोग ही हैं जो जिम में कुछ 1 घंटा निकाल पाते हैं खुद के लिए, अदरवाइज़ हम लोग पूरे दिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही रहते हैं। हम लोग भी OPD में बैठे रहते हैं, जब हम प्रोसीजर करते हैं तब भी हम एक ही पॉइंट पे ही खड़े रहते हैं। तो लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। हम लोग उसको इतना अच्छे से नहीं बचा सकते जितना हमारे एंसेस्टर्स बचा सकते थे। तो हम ये चीज़ हमें कंपेयर उनसे नहीं करनी चाहिए, और शुगर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने अभी जिम की बात की, जिम में भी कई बार अच्छे अच्छे लोग जो अच्छा बॉडी बना रखे हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं। हाँ, तो एक चीज़ होती है कि आप फिज़िकली फ़िट लग रहे हो, एक चीज़ है आप अंदर से कितने फ़िट हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हार्ट भी हेल्दी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप यूजुअली अपने पर्टिकुलर मसल्स पे फोकस करते हो, जैसे किसी दिन बाइसेप्स किया, ट्राइसेप्स किया, मतलब आर्म कर ली, किसी दिन शोल्डर कर लिया। उसमें फ़ायदा होता है क्योंकि आपका जो वो फैट को टारगेट करती है। जब फैट टारगेट होता है तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। मतलब कि बेसिकली जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि आप मसल ट्रेनिंग करो, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा मिलेगा।
मसल ट्रेनिंग के अलावा एरोबिक एक्सरसाइज साथ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जैसे आपको बताया था, जहाँ पे आपका हार्ट रेट जो होता है थोड़ा फास्ट हो। जैसे कि अगर आप नॉर्मल आपने मसल ट्रेनिंग कर ली अपनी और साथ में 30 मिनट्स ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया, साइकिलिंग कर ली, क्रॉस लेग कर लिया, तो वो ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रेजिमेन है। सिर्फ जो आप बॉडी देखते हो, मतलब फिजिक देखते हैं, वो एक इंडिकेटर नहीं है कि आप एक्चुअली हार्ट हेल्दी हैं या नहीं है। एक बात बताओ, जैसे हार्ट बीट बढ़ती है, कोई भी अपने जैसे प्रॉब्लम आती है बाहर से, कोई भी किसी भी तरह का डेंजरस लगता है बॉडी को, तो हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? ये हमारी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है, बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। हाँ। फाइट यानी लड़ लो, या तो जो खतरा है उससे लड़ो, या फिर फ्लाइट यानी भाग जाओ। तो ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि दो प्रकार में विभाजित हो जाता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है जब भी कोई अर्जेंसी होती है, जिसको मैंने आपको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोला, तो उस दौरान जब भी हमें खतरे का आभास होता है तो धड़कन बढ़ती है। ये सारा रिस्पॉन्स है कि हमें खुद को बचाना है। और पैरासिम्पैथेटिक होता है जो हमें शांत रखता है, जब हम रेस्ट में हैं, जो हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है। जब हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो जब भी इसमें भी इम्बैलेंस होता है कि अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हो तो आपकी बॉडी का ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक से भारी रहता है। तो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये भी अल्टीमेटली जाकर के आपको बॉडी को डैमेज करती है, क्योंकि कुछ प्रकार के हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये बॉडी में हमेशा अगर रहते रहेंगे तो ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे। अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट, बैठे बैठे आपकी धड़कन तेज़ ही रहती है, तो अल्टीमेटली आपका हार्ट का फंक्शन जो है वो बढ़ रहा है और आपकी आर्टरीज पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको पूरी तरह प्रभावित करती हैं। इससे मुझे एक्चुअली मैंने भी थोड़े टाइम पहले से ही योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा स्टिमुलेट करती है। जैसे हम कोई भी और फॉर्म ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उन सब में आप देखते हो कि मतलब एक्चुअली आप हमेशा अग्रेसिव रहते हो, है ना, धड़कन बहुत बड़ी रहती है। योगा ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो वही काम करेगा, वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। एक तो वेज फूड होता है, दूसरा होता है नॉन वेज फूड। दोनों में से हार्ट के लिए कौन सा हेल्दी होता है? जितनी भी अपनी स्टडीज़ हुई हैं उस हिसाब से वेजिटेरियन डाइट जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और उससे भी अच्छी डाइट जो है वो वीगन डाइट है, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो जितना भी खाना होता है, स्पेशली जो रेड मीट होता है, वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL बोलते हैं, उसको भी बढ़ाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एक्चुअली हर बीमारी का कारण ही इन्फ्लेमेशन है। मोटापे का कारण, डायबिटीज़ का कारण, हर चीज़ का कारण, मतलब शुरुआत इन्फ्लेमेशन से ही होती है, नाड़ियों में ब्लॉकेज का कारण। तो एक बेसलाइन जो एक पैथोलॉजी हम बोलते हैं वो इन्फ्लेमेशन ही है। तो इस प्रकार के खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा ही नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, जिसको हम HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो और जैसे कि कुछ लोग इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं कि हम ज़ीरो ऑयल डाइट खाते हैं, तो एक्चुअली वो हेल्दी नहीं है, स्पेशली जो एक फिट जना है, जो जिसको कोई बीमारियां नहीं है, उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि ऑयल के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं। ऑयल ज़रूरी होता है बहुत सारे विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन D के, E, बहुत सारे विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। इसलिए वो हमारी बोन की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारी मेमोरी के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेफिशिएंसी कोलेस्ट्रॉल की आगे जाकर के अल्जाइमर्स भी कर सकती है, मेमोरी लॉस कर सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ज़ीरो ऑयल का कंजम्पशन करना है, ज़ीरो ऑयल डाइट खानी चाहिए, पर मॉडरेट अमाउंट में ऑयल खाना है। और हर जने के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस अलग अलग हैं। कोई हेल्दी व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है, कोई मोटा व्यक्ति है, सबके बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। एग हार्ट के लिए हेल्दी होता है? एग बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एग हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता, स्पेशली जो उसका येलो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन वाइट पार्ट जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, तो आप सिलेक्टिवली वाइट पार्ट खा लीजिए और एक मॉडरेट अमाउंट में ही उसका कंजम्पशन करें। ऐसा नहीं कि रोज़ 4 अंडे खा रहे हैं। तो हर चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में ठीक रहती है, लेकिन एक्सेसिव कंजम्पशन हर चीज़ का ही हार्मफुल है। जो सोडियम होता है, नमक होता है, ये हार्ट में कैसे कितना अमाउंट तक सेफ रहता है? ऐसे कहते हैं कि 5 ग्राम डेली का सेफ रहता है, लेकिन अपनी इंडियन डाइट के अंदर 10 ग्राम डेली अपन खाते हैं, तो ये कितना हार्मफुल है अपने लिए?
WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें डेली इनटेक 5 ग्राम ही रखना चाहिए। और इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन करती है सॉल्ट का, जो हार्मफुल है, क्योंकि सॉल्ट एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी नाड़ियों पे हमेशा स्ट्रेस रहता है। जब नाड़ियों पे ब्लड फ्लो की वजह से स्ट्रेस रहता है तो अल्टीमेटली वही चीज़ हो गई कि इन्फ्लेमेशन हुई, प्लाक बना, आगे जाके हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। एम्स की भी एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, सॉल्ट की डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कर दें तो बहुत सारी ऐसे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, बीपी वगैरह है, जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगा। ओबेसिटी जो मोटापा होता है ये भी हार्ट के लिए हार्मफुल है क्या? ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, हम उसमें विसरल फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है, तौंद होती है, टमी ज़्यादा होती है, डिस्प्रपोर्शनेटली फैट जो है वो विसरा के आसपास डिपॉजिट होता है। तो ओबेसिटी खुद से एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए। काफ़ी कैंसर्स भी ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, वाइसा वर्सा की डायबिटीज़ खुद मतलब ये एक साइकिल है बेसिकली। कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जी वो इंसान के अंदर अगर पहले से मौजूद है तो उनकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? सबसे बड़ी डायबिटीज़ को मैंने आपको बताया था CAD इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, यानी कि हार्ट की बीमारी नाड़ियों से संबंधित बीमारी के बराबर ही है वो। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे हम OPD में पेशेंट्स को देखते हैं तो डायबिटीज़ को एक जनरल पॉपुलेशन बीमारी मानती है कि हाँ कि भाई हमारी शुगर बढ़ी हुई है, हमें दवाई लेनी चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। लेकिन हाइपरटेंशन को लोग बीमारी नहीं मानते। जनरल पब्लिक को लगता है कि भाई मुझे स्ट्रेस हो गया, इससे मेरा आज BP बढ़ा हुआ आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कभी कभी BP बढ़ जाता है फिर ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंशन है, ये एक बीमारी है जो लॉन्ग टर्म में जाकर के ना ही आपके हार्ट को बल्कि आपके ब्रेन को भी बुरी तरह अफेक्ट करती है। इससे आपको मस्तिष्कघात भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट की मसल स्टिफ हो सकती है या अल्टीमेटली वीक हो सकती है। इसके अलावा किडनी डिसफंक्शंस हो सकते हैं। इनफैक्ट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें किडनी ख़राब हो जाती है, उसके मुख्य कारण हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ही हैं। इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी ख़राब हो सकती है। इससे हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं कि ये किलर है। और साइलेंट इसलिए क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो यूजुअली हमें पता नहीं चलते, बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। आपको लगता है कि मैं जल्दी थक जाता हूँ, या फिर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा सर दुख रहा है तो वो पैरासीटामॉल की गोली ले लेता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेता है कि कभी कभी मेरा सर दुखता है, मैं दवाई लेके ठीक कर देता हूँ। नहीं, आपको जाके अपना ब्लड प्रेशर नपवाना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं हार्ट के अंदर? हार्ट अटैक बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट एक स्पेशल मसल है जिसका काम है बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना। तो इस पंपिंग मशीन को काम करने के लिए खुद को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, खुद को न्यूट्रिशन चाहिए जिससे प्रॉपर्ली फंक्शन करे। तो ये जो ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलती है वो कोरोनरी आर्टरीज से मिलती है। एक तरीके से 3 पाइप्स हैं, ये 3 नाड़ियाँ हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। कभी इनके अंदर 100% ब्लॉकेज हो जाए, व्यक्ति को बैठे बैठे छाती में दर्द हो जाए और जिस नाड़ी में ब्लॉकेज हुआ है उसके द्वारा हार्ट की मसल जो सप्लाई हो रही है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाए और टाइमली अगर इसमें कोई हमने इंटरवेंशन नहीं किया, इसको टाइमली नहीं खोला, तो वो पार्ट हमेशा हार्ट का हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। और अगर बहुत ही बड़ा पार्ट हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई भी एक्सर्शन का काम करते हो, मान लीजिए आप 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट वॉक कर रहे हो, या आपने कोई हैवी मील ले लिया उसके बाद आप वॉक कर रहे हैं, यानी बॉडी को जो रेस्टिंग स्टेट से ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना पड़े, तब यदि आपको सांस फूलना, छाती में भारीपन, छाती में दर्द, ज़्यादा एक्सेसिव थकान हो रही है, तो ये लक्षण हो सकते हैं एंजाइना के। मतलब कि आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज हो सकता है पर अभी वो इतना क्रिटिकल नहीं हुआ है कि आपको हार्ट अटैक हो गया। अगर किसी के अंदर हार्ट ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो गया तो हार्ट अटैक आने में कितना समय लग जाता है जब इंसान को पता नहीं चलता उसके बारे में? देखिए, जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली चाइल्डहुड से ही जो है हार्ट की नाड़ियाँ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें प्लाक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है और आपको कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है, यानी कि आपकी फैमिली में कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से संबंधित बीमारी रन तो नहीं करती। तो ये धीरे धीरे जाकर के अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है
और आपको और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, शुगर होना, आप स्मोक करते हो, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है जब ये क्रिटिकल हो जाता है और एक दिन अचानक इसके ऊपर की जो परत होती है वो फट जाती है, उसके ऊपर एक क्लॉट जमा होता है और 100% ब्लॉक होकर हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है कि इतने साल लगते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पे, आपकी लाइफस्टाइल पे। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक आएगा। कुछ लोगों में हो सकता है कि 90% ब्लॉकेज भी हो पर उनका पूरा जीवन निकल जाता है बिना हार्ट अटैक आए। तो इसका डेफिनेटिव आंसर नहीं है, पर ये लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति को आज ही अचानक से ही ये सारा ब्लॉकेज उत्पन्न हुआ है और हार्ट अटैक आया है। ये बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है। मैं कहीं कोई वीडियो देख रहा था किसी का कार्डियो सर्जन का, तो वो ऐसे कह रहे थे कि जैसे मैं यंग एज में हूँ, अभी अगर मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है तो मेरे डेथ के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो ओल्ड पर्सन है उसके कंपेरिजन में। नहीं, ये गलत है क्योंकि ओल्ड एज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। किसी भी व्यक्ति को बीमारी, अगर ओल्ड एज में कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड ना हो, मान लीजिए उनकी हड्डी टूट गई, कुछ भी हुआ, तो ओल्ड एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है और कॉम्प्लिकेशन के लिए भी रिस्क फैक्टर है, उस पर्टिकुलर बीमारी का भी रिस्क फैक्टर है। तो यदि किसी यंग व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसकी सर्वाइवल चांसेस कंपेयर टू किसी ओल्ड व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन चांसेस भी उनसे कम होती है। ये बेनिफिट यंग एज में रहता है। तो उन्होंने गलत कहा इसका मतलब? या तो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ होगा, लेकिन ओल्ड एज अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी भी सर्जरी को करने के लिए भी, किसी की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के लिए भी, इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी के लिए भी, हॉस्पिटल के बाद 30 डेज़ की मोर्टेलिटी जो हम बोलते हैं उसके लिए भी ओल्ड एज अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो वो ज़्यादा सेफ़ है। यंग व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, अपरेंटली हेल्दी है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट की पंपिंग रिलेटिवली ठीक है, तो वो मतलब आउटकम्स उसके ज़्यादा बेटर होंगे। हार्ट ब्लॉकेज का कैसे पता चले किसी इंसान को कि उसके ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया हो? देखिए, अगर सिम्टम्स की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, अभी हमारी हार्ट रेट नॉर्मल है। अगर हमें कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन करना पड़ जाए, 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाए, या फिर ट्रेडमिल पे हम वॉक कर रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तब अगर कोई सिम्टम्स होते हैं, यानी जब भी हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है, तब जब भी कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे सांस फूलना, छाती में भारीपन, एक्सेसिव थकान, तो ये सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं कि हो सकता है आपके हार्ट की मसल को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज हो सकता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसके लिए एक टेस्ट है, अगर आप इंटरमीडिएट रिस्क पे हो, लो टू इंटरमीडिएट रिस्क, यानी कि मान लीजिए कि आप रिलेटिवली यंग जने हैं और आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल सिम्टम्स नहीं हैं, लक्षण नहीं है, लेकिन 1-2 रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, या मान लीजिए डायबिटीज़ है, और आपको ये शंका रहती है कि आपको हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है, तो हम CTCA करा सकते हैं। तो एक प्रकार का CT स्कैन होता है जो हार्ट की नाड़ियों को देखता है, 5 मिनट की जांच होती है। हमने सबने CT स्कैन सुना हुआ है, जब कोविड के टाइम पे जैसे छाती का CT होता है, वैसे नाड़ियों का भी CT होता है। वो हम करा करके एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज है या नहीं। उसकी स्कोरिंग सिस्टम होती है जो आपको बताता है कि आप कितनी रिस्क पे हो। एक टर्म काफ़ी सुनते हैं हम, कार्डियोफोबिया, ये क्या होता है? कार्डियोफोबिया, जैसे हम लोग भी जब MBBS कर रहे होते थे तो हमारे सीनियर्स मजाक में बोलते थे रीडर्स डिजीज़। रीडर्स डिजीज़ होती है कि जैसे मैंने किसी बीमारी के बारे में पढ़ा, अब मुझे वो पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि ये सिम्टम तो मुझे भी है, लक्षण तो मुझे भी है, और फिर मुझे डर लगने लग जाता है कि ये बीमारी मुझे तो नहीं है। वैसे ही कार्डियोफोबिया, कार्डियो मतलब हार्ट, फोबिया यानी डर। तो कुछ लोगों हम जानते हैं कि एसिडिटी के सिम्टम्स जो होते हैं वो मिमिक करते हैं हार्ट अटैक को, यानी कि किसी व्यक्ति की छाती में सेंटर में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी एक्सेसिवली, मतलब जैसी उसको लाइफ में कभी भी नहीं हुई। हर इंसान को कभी ना कभी एसिडिटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार्ट अटैक आया है। बहुत एक्सेसिव ऐसी एसिडिटी, ऐसा छाती में जलन जो कभी महसूस नहीं हुआ, तब ज़रूर उसे इवैल्यूएट कराना चाहिए। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि ये जो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं वो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल साइकिल बन जाती है कि उन्हें हर सिम्टम ऐसे लगने लग जाता है कि मुझे हार्ट से संबंधित बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो इसको हम कार्डियोफोबिया कहते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले कौन से सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर जिससे इंसान को पता चले कि हार्ट अटैक के सिम्टम है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लंबे समय से होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक वो पॉइंट है जब वो 100% बंद हो गई नाड़ी और बैठे बैठे आपको छाती में दर्द या उस प्रकार के कोई सिम्टम्स हुए।
तो यदि व्यक्ति को, जैसे हमने बात किया, एक्सर्शन पे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक्सेसिव थकान, एक्सेसिव सांस फूलना, छाती में भारीपन, सेंट्रल चेस्ट में कहीं पे डिस्कम्फर्ट, हार्ट अटैक के या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो ये लक्षण होते हैं, छाती में दर्द और भारीपन या डिस्कम्फर्ट, कि आपकी जॉ लाइन से लेकर नाभि तक कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ़्ट साइड में दर्द होगा, सेंटर में दर्द होगा या सिर्फ बाईं बाजू में ही रेडिएट होगा। आपकी जॉ लाइन से लेकर नाभि तक के बीच में किसी भी एरिया में ये दर्द हो सकता है। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्ट अटैक, जैसे हमने बात की कि हार्ट एक पंपिंग मशीन है, एक स्पेशल मसल है जिसका खुद का ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। इनमें ब्लॉकेज हो जाए और सडनली 100% ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से उस नाड़ी से हार्ट का जो ब्लड सप्लाई था, जो हिस्सा था जिसको वो ब्लड मिल रहा था, वो हैम्पर हो रहा है और वो मसल जो है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब इसको तुरंत नहीं खोला गया तो फिर ये परमानेंटली डैमेज होकर के उस हिस्से को ख़राब कर देगा और वो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वहीं पे हार्ट फेलियर होता है कि हार्ट की मसल जो है उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम है, उसका कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक हुआ, वो हमने टाइमली उसको नहीं खोला और वो जो हिस्सा है परमानेंटली डैमेज हो गया, तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो गई। इसके अलावा हार्ट फेलियर जो है उसके और भी कारण होते हैं, जैसे हमने बात की थी जेनेटिक्स। कई लोगों की मसल जो है वो वैसे ही वीक होती हैं, या फिर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो भी हार्ट को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि पोस्ट कोविड या फिर कोविड के दौरान कुछ लोगों को मायोकार्डाइटिस या फिर कार्डियोमायोपैथी हो गई थी कि हार्ट की मसल जो है वो वीक हो गई थी। तो जब ऐसा होता है कि हार्ट की मसल वीक हो जाती है तो हार्ट ठीक से ब्लड आगे पंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बॉडी में सूजन आने लगेगी, पीछे वाटर अक्यूमुलेट होने लगेगा, पैरों में सूजन आएगी, फेफड़ों में पानी भरने लगेगा, जिससे सांस फूलने की तकलीफ होगी, आप आराम से सीधे लेट नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सांस फूलेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हार्ट फेलियर के होते हैं। कोविड के बाद में ऐसे कहते हैं लोग कि कोविड के लिए वैक्सीन लगवाए, उसकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये कोई भी स्टडी प्रूव नहीं कर पाई। इनफैक्ट हमारा जो ICMR है और एम्स ने बड़ा डेटा रिलीज़ किया था जिसके अंदर उन्होंने देखा था कि जो कोविड के बाद थोड़ी सी यंग डेथ्स होने लगी थी, क्या कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन इसका कारण थी, पर ऐसा प्रूव नहीं हो पाया और किसी भी स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हो पाया। कोविड अपने आप में ही एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है। मतलब कोविड हार्ट को आपके 3 प्रकार से प्रभावित करता है। एक चीज़ कि कोविड जो है उससे कोएगुलोपैथी, कोविड वायरस से हमारी बॉडी में कोएगुलोपैथी होती है। आपने सुना है ना, क्लॉट्स वगैरह, बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वो एक कारण है हार्ट अटैक का। दूसरा कि कोविड के कारण बहुत सारे अरिदमियाज हुए थे। अरिदमिया जो होता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, अचानक बढ़ जाना, अचानक कम हो जाना, गति जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो कोविड उसका कारण भी है। और कोविड की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया कि हार्ट की मसल जो होती है वो भी वीक होती है, हो सकती है। तो कुछ लोगों को कोविड के बाद ऐसा हुआ, कुछ लोगों को कोविड के दौरान ऐसा हुआ। तो पर से ये सारी चीज़ें कोविड वायरस की वजह से हैं या फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम की वजह से हैं कि उस वायरस ने अपना असर छोड़ दिया बॉडी पे। लेकिन ये मतलब कोविड वैक्सीन से नहीं है, ऐसा कोई भी डेटा अभी तक, ऐसी कोई भी स्टडीज़ को प्रूव नहीं कर पाई कि वैक्सीन की वजह से ये सब हुआ है। बल्कि हमें वैक्सीन्स को एक्चुअली प्रमोट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीन्स नहीं होती तो अभी हम आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते। अभी तक हम इन्फेक्शन की स्टेट में ही रहते हैं, अभी तक हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से ही जूझ रहे होते हैं। वैक्सीन्स ही हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शंस पे इतना कंट्रोल आ पाया है। रिलेशनशिप और हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन है आपस में? क्योंकि लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे कहते हैं कि दिल टूट गया, ब्रेकअप होता है तो दिल टूट गया, और जैसे कोई नज़दीकी या कोई परिवार में से एक्सपायर हो जाता है तब हार्ट पे उसको इफेक्ट आता है। देखिए, अब बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं जो बताती है कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है या फिर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है कि या तो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, यानी कि किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस किसी व्यक्ति को है तो ये आपके हार्ट को अफेक्ट करती है। क्योंकि जैसे हमने बात की थी, हर बीमारी का कारण इन्फ्लेमेशन ही होता है। अगर आपके अंदर हमेशा स्ट्रेस हार्मोन्स रहेंगे, जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा कम रहेगी, तो एक बॉडी में हमेशा स्ट्रेस रहेगा, नाड़ियों पे हमेशा स्ट्रेस रहेगा, और धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन जो होती है वो प्लाक में कन्वर्ट होती है। ये जो प्लाक होता है जब ये अनस्टेबल होता है और फट जाता है, इस पे थक्का जम जाता है, तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। तो ये क्रॉनिक चीज़ है, मतलब कि अगर आप क्रॉनिकली ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रह रहे हैं, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो ये अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है हर प्रकार से, इवन हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। और दूसरी चीज़ होती है, एक होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो एक्चुअली दिल टूट गया नहीं होता है इसका मतलब, इसमें होता है कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हुई है,
और सडन सर्ज ऑफ हार्मोन्स होते हैं, वो हुआ है तो अचानक से हार्ट की मसल जो होती है वो वीक हो जाती है। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर पैटर्न में कमज़ोर हो जाती है, जिसको स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है आपकी हार्ट हेल्थ में और ओवरऑल हेल्थ में भी। जैसे अभी पब्लिक प्लेस में देखते हैं कई बार कोई इंसान खड़ा खड़ा गिर जाता है, जैसे हार्ट अटैक आया हो, ऐसे कहते हैं लोग हार्ट अटैक आ गया, तो पब्लिक को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको बचाव के रूप में क्या करना चाहिए पब्लिक को? एक चीज़ है कि हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। हार्ट अटैक जैसे हमने डिस्कस किया कि हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज हुआ, पेशेंट को अचानक से छाती में दर्द हुआ, अगर ये ब्लॉकेज बहुत मैसिव है, हार्ट की मेन आर्टरी में है, तो हो सकता है ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाए। कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो होता है कि आपका हार्ट जो इफेक्टिवली पंप करना बंद कर दे। तो ये दो प्रकार से होता है, या तो आपको जानलेवा धड़कन हुई जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, मतलब कि अगर आपका नॉर्मल हार्ट जो है वो ऐसे से धड़कना चाहिए, तो वो नॉर्मल पंपिंग की जगह वो एक तरीके से इतना ज़ोर से धड़कता है कि इफेक्टिवली कोई ब्लड बाहर जा ही नहीं पा रहा, मतलब इफेक्टिव पंपिंग नहीं हो रही, वो शिवर ही कर रहा है। तो ये एक अबनॉर्मल धड़कन होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है एसिस्टॉल। एसिस्टॉल मतलब दिल धड़कना ही बंद कर दिया, आपकी हार्ट बीट ज़ीरो हो गई, मतलब ऐसे ऐसे भी नहीं हो रहा, बस स्टिल हो गया हार्ट, तो ये एसिस्टॉल है। तो कार्डियक अरेस्ट का ये कारण होता है कि या तो जानलेवा धड़कन हो गई या धड़कन आना बंद हो गई, जिसकी वजह से हार्ट इफेक्टिवली पंप ही नहीं कर रहा। अगर इसके अंदर हमने 6 मिनट में कुछ नहीं किया तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई बंद है, 6 मिनट में आपका ब्रेन डेड हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। किसी को मैसिव हार्ट अटैक आया और इस वजह से ये जानलेवा धड़कन प्रोड्यूस हुई, या फिर एसिस्टॉल हो गया, हार्ट धड़कना बंद हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक नाड़ी में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में सडनली कोलैप्स हो जाता है तो हम कैसे अश्योर करें कि ये कार्डियक अरेस्ट है या नहीं। सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है कि उसको एक सेफ़ प्लेस पे ले जाना है। अगर वो सड़क के बीच में है तो फटाफट उसको साइड में लेके आएँ, कोई हज़ार्ड है, फायर हज़ार्ड है, तो एक सेफ़ प्लेस पे व्यक्ति को लाएँ, उसको बैक पे लेटा रहने दें। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट, कोई भी व्यक्ति गिरता है तो हम उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन को ब्लड मिले। तो इनफैक्ट उसको आपको लेटे रहना देना चाहिए और उसके पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जाता है, जो कि सफिशेंट क्वांटिटी होती है ऐसी इमरजेंसी के लिए। फिर आपको ज़ोर से चिल्ला के और व्यक्ति को शेक करके देखना चाहिए कि सचमुच व्यक्ति मूर्छित हो गया है क्या, बेहोश हो गया है क्या। ये सब क्विक होना चाहिए, ये धीरे धीरे नहीं, क्विक चीज़ें हैं ये। आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करना है, एक जने को बोलना है कि आप तुरंत एम्बुलेंस को या कोई मेडिकल पर्सन को बुलाएं, और साथ ही साथ आपको उसका CPR स्टार्ट करना है। CPR होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें बेसिकली ये एक चीज़ है जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिकल और पैरामेडिकल लोगों के लिए है, ये हर एक सिटीज़न के लिए होनी चाहिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में लोगों को नहीं आता। तो इसमें हमें क्या करना होता है, आपको पता चल गया कि व्यक्ति मोस्ट लाइकली कार्डियक अरेस्ट में है, आप तुरंत अपना व्यक्ति के सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर, बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ नहीं, सेंटर ऑफ चेस्ट में अपने पाम को रखेंगे और दूसरे पाम को अपनी उंगलियों से इंटरलॉक करके उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे। 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देने होते हैं, पर ऐसी इमरजेंसी में हम काउंट नहीं कर पाते। एक लेमैन के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए यही है कि बस आप उसको पंप करते रहें जब तक आपको और कोई हेल्प नहीं मिलती। और दूसरा, जो थोड़े से ट्रेंड होते हैं उसमें हम लोग उनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देते हैं। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं सबको ये बोलना भी चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसके लिए अवेलेबल है। मतलब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, रेड क्रॉस की जो साइट्स होती हैं उसके अंदर आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटे छोटे ब्रोशर्स होते हैं, सिंपल सी चीज़ होती है। आप सब इसके बारे में नॉलेज गेन करें, और क्योंकि लाइफ सेविंग चीज़ है, अगर आपने ये कर दिया तो आप एटलीस्ट व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने लायक हो जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी डेथ्स होती हैं, 50% डेथ्स जो होती हैं वो ऑन द वे ही हो जाती हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया क्योंकि उसको CPR नहीं मिला। और जो लोग गलती करते हैं पानी पिलाने की, वो पानी पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, कोई गिर जाता है तब? नहीं, जब व्यक्ति को होश ही नहीं है तो हम पानी पिलाकर क्या करेंगे। अगर आपने पानी पिलाया और वो आपकी सांस की नली में चला गया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमें पानी नहीं पिलाना चाहिए, और बस आपको देखना है कि पेशेंट मूर्छित है या नहीं है, तो उसके लिए बस आप शेक करो, पेशेंट को ज़ोर से चिल्लाओ और शेक करो। पानी छिड़कना, पानी पिलाना, इसका कोई मतलब नहीं है। एक होता है एसिडिटी पेन, दूसरा होता है हार्ट का पेन जो हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें?
एक्चुअली कुछ लोगों में हार्ट अटैक जो होता है वो एसिडिटी की पेन की तरह भी महसूस हो सकता है। स्पेशली जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं, मतलब मिडिल एज के बाद की जो महिलाएं होती हैं, और जो डायबिटिक लोग होते हैं, या कोई भी एल्डरली जना है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके अंदर कभी कभी गैस्ट्रिक सिम्टम्स की तरह हार्ट अटैक प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन उसमें ये डिफरेंस होता है कि उस टाइप का गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, छाती में जलन, डिस्कम्फर्ट, एक अनईजीनेस है, वैसी आपको कभी लाइफ में महसूस हुई नहीं होगी। वरना एसिडिटी हर व्यक्ति को किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में हुई हुई होती है, तो सबको पता होता है कि हाँ ये एसिडिटी है। लेकिन अगर बहुत ही अनयूजुअल टाइप की एसिडिटी, छाती में डिस्कम्फर्ट, बीच में जलन हो रही है, तो आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आप मतलब 40 इयर्स प्लस हैं, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आप महिलाएं हैं। एक तो होती है हार्ट की एज, एक होती है इंसान की एज, इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें? हार्ट की एज का मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है, मतलब बायोलॉजिकल एज कैसी है आपकी। इंसान की एज का मतलब हो गया कि नंबर्स में हमारी क्या एज होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष का है तो ये इसकी नंबर की एज है, क्रोनोलॉजिकल एज हम बोलते हैं। लेकिन 30 साल के व्यक्ति की हैबिट्स कैसी हैं, उसकी बॉडी अंदर से कैसी है, कितनी हेल्दी है, उसको हम बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। मतलब आपने अपनी बॉडी को किस प्रकार से ट्रीट किया है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज को डिटरमाइन करता है। नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप 30 वर्ष के हैं, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज वेरी कर सकती है। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, हेल्दी खाना खाते हैं, और आपको डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, अच्छी स्लीप साइकिल है, तो हो सकता है आपकी बायोलॉजिकल एज, यानी कि आपने अपनी बॉडी को कैसा ट्रीट किया है, या हार्ट एज जो आप बोल रहे हो, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल नंबर वाली एज से कम हो या एटलीस्ट उसके बराबर हो। यदि इसका उल्टा है कि लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, बुरी हैबिट्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम्स की, शुगर है, बीपी है, वो कंट्रोल में नहीं है, दवाइयाँ नहीं ले रहे, तो हो सकता है आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी नंबर वाली एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा हो। यानी कि हो सकता है आप 30 वर्ष के नंबर वाइज हों, लेकिन बायोलॉजिकली आप 50 वर्ष के हों। किसी को अपनी हार्ट एज पता करनी हो तो कैसे पता करे वो? इसका बेस्ट टेस्ट यही है कि आपको कैसा फ़ील होता है, कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर एग्जॉस्टेड फील करते हो, कुछ भी आपको थोड़ा सा बहुत एक्सर्शन करना पड़ जाए, जल्दी चलना पड़ जाए, तो आपको छाती में भारीपन, सांस फूलना, इस प्रकार के कोई सिम्टम्स होते हैं क्या, बॉडी में सूजन रहती है क्या, तो ये सारी चीज़ें सॉफ्ट मार्कर्स हैं, ये सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप हेल्दी हो या नहीं हो, आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं है। इसके अलावा एक्चुअली हमें 25 ईयर्स की एज के बाद एक बार रूटीन ईयरली चेकअप ज़रूर कराते रहने चाहिए, चाहे आप हेल्दी हो या आपको पहले से कोई बीमारी हो। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली में किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी यंग एज में रही हुई है, तो इन रूटीन टेस्ट के अंदर एक ईसीजी होना चाहिए। ईयरली बेसिस पे आप एको करा सकते हो। 40 इयर्स के बाद आप टीएमटी करा सकते हैं। कोई फैमिली हिस्ट्री है या कुछ छोटे मोटे रिस्क फैक्टर्स हैं तो सीटीसी जो हमने डिस्कस किया था, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, वो करा सकते हैं। और एक रूटीन लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, सीबीसी होती है, ये सारी चीज़ें हमें रूटीनली ईयरली बेसिस पे करा लेनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि एक बार किसी को अगर हार्ट की मेडिसिन चालू हो गई तो वो हमेशा चलती है लाइफ लॉन्ग, ये सच है? हार्ट की मेडिसिन भी बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हार्ट की बीमारियां ज़रूरी नहीं है नाड़ियों में ब्लॉकेज ही हो, हार्ट मसल की प्रॉब्लम हो सकती है, अरिदमिया यानी धड़कन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको ऐसी कोई बीमारी है कि आपको कभी हार्ट अटैक आया है, या आपका बाईपास हुआ है, या आपको स्टेंट डला है, आपकी हार्ट की मसल वीक है, या धड़कन की प्रॉब्लम है, तो यस, आपकी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। आपको उसको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बंद नहीं करना। दवाइयों की डोज ऊपर नीचे हो सकती है, दवाइयों के नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर बेसिक दवाइयाँ चलती हैं। एक बार किसी के हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, कुछ स्टंट डाल दी गए, उसके बाद क्या रिवर्स करना पॉसिबल हो सकता है? रिवर्स करना, बेसिकली अगर किसी की नाड़ी में ब्लॉकेज है, मान लीजिए 60% का ब्लॉकेज है, तो ये क्रिटिकल नहीं होता, इसको हम मेडिसिन पे ही छोड़ते हैं। दवाइयों का काम ये होता है कि वो इस ब्लॉकेज की प्रोग्रेस को, यानी कि 60 to 80 बनने में जो टाइम प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर दें, या उसको स्टेबल कर दें, यानी कि वो 60 आगे प्रोग्रेस ना करे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 60 वापस से कम नहीं होगा, 60 से ज़ीरो नहीं हो सकता, पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ तक मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्रिटिकल ब्लॉकेज या सिम्टम्स पैदा करने वाला ब्लॉकेज 80% के ऊपर ही कहते हैं। मेरे को कैसे पता, जैसे मेरे को पता करना हो कि मेरा हार्ट हेल्दी है या नहीं है, तो मैं कैसे पता कर सकूँ?
जैसे आपकी एज को देख करके अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है, आप जब भी आप जिम स्टार्ट करते हैं तो हमें मतलब प्रोग्रेसिवली अपनी एक्सरसाइज रेजिमेंट को बढ़ाना चाहिए। अचानक से जाते ही एक दिन में हम ये नहीं सोच सकते कि 6 पैक एब्स बन जाएंगे, मसल बिल्डअप हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके हमें अपनी एक्सरसाइज के लेवल को बढ़ाना चाहिए। अगर आप एपरेंटली हेल्दी हो, अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके अपने एक्सरसाइज रेजिमेंट को बढ़ाओ। आप देखो आपकी बॉडी कितना अच्छे से उसको अडेप्ट कर रही है, क्योंकि एक्सरसाइज का भी एक यू शेप्ड कर्व होता है। यू शेप का मतलब हो गया कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तब भी आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पे हो। आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब यू शेप में, तब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर हो। तो एक लेवल होता है कि एक मतलब एक एक्सरसाइज रेजिमेन एक व्यक्ति के लिए वैसा ही होना चाहिए जो उसकी बॉडी अडेप्ट कर सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ ही लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अचानक से बहुत मसल बिल्डअप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेंगे। अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। कोई भी इंसान को जैसे कौन से ऐसे 5 सिम्टम्स होते हैं जो रेड फ्लैग सिम्टम होते हैं, जो आने पे उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से हार्ट से रिगार्डिंग? देखिए, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि आपको बैठे बैठे यानी रेस्टिंग कंडीशन पे, जब आपकी बॉडी को कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, जब आपके दिल को बहुत ज़्यादा ब्लड पंप नहीं करना पड़ रहा, बैठे बैठे आपको छाती में अचानक दर्द हुआ है, सांस फूली है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाना है, ईसीजी करवानी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा रूटीन लाइफ में अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी एक्सर्शन करने पे, जैसे कि अगर आपके सेम एज का व्यक्ति, सेम जेंडर का व्यक्ति आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप जल्दी थक जाते हो, आपकी सांस जल्दी फूल जाती है, आपको थोड़ा सा एक्सर्शन करने पे छाती में भारीपन या दर्द होने लगता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर बॉडी में अगर आपके सूजन आ रही है, पैरों में सूजन रहती है, रात को लेटते हुए खांसी आती है, रात को सांस फूलने के कारण आपको बीच में उठना पड़ता है, ये ऐसे सिम्टम्स या लक्षण हैं जो कि रेड फ्लैग हैं। ओके, चलो मैम पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के द्वारा आप अगर किसी भी हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट हो जिसके हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, उनको कुछ आप एडवाइस देना चाहो तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस तो यही है, जैसे हमने बात की थी कि हार्ट की सारी बीमारियां मल्टीफैक्टोरियल हैं, यानी कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल यानी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो मॉडिफाइबल है, जो हमारे हाथ में है, जो कंट्रोलेबल पैरामीटर्स हैं, उस पर हमें एक्टिवली एक्शन लेना है। तो अपना लाइफस्टाइल सुधारें, स्लीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम करियर ओरिएंटेड हैं, हम चाहते हैं कि स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करके हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक अच्छा स्लीप हाइजीन रखें, सीडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करें, फिजिकली एक्टिव रहें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैटी एसिड रिच फूड को अवॉइड करें, शुगर्स को अवॉइड करें। और इसके अलावा सबसे अच्छा हेल्दी ड्रिंक हमारे लिए वाटर होता है। वाटर के ऑल्टरनेटिव्स ना ढूंढें, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें। और यदि आपको पहले से कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उनका टाइम टू टाइम इलाज लेते रहें, अपने आप उनकी दवाइयों को ना छोड़ें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।